हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं यूटीआई के आईपीओ से संबंधित। यूटीआई के आईपीओ से संबंधित जानकारी के लिए जो है सबसे पहले मैं यूटीआई के बारे में आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगा। देखिएगा, इस भारत देश की सबसे पहली सबसे पुरानी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अपना आईपीओ लेके आ रही है। देखिएगा, आज की डेट में इसको यूटीआई बोलते हैं और इस कंपनी का नाम पूरा होता था यूटीआई का मतलब था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हालांकि देखिएगा, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की वजह से लेट 90s के अंदर जो है इस कंपनी के अंदर से कुछ चीज़ें अलग अलग कर दी गई। तो उसमें से कुछ एक एनबीएफसी बनी और एक ये यूटीआई म्यूचुअल फंड्स, हालांकि ये भी एक एनबीएफसी है, और एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर जिसको आप देखते हैं सूटी, जिसके पास बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स हैं। अब कभी आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि आईटीसी का जो है बहुत बड़ा स्टेक जो है सूटी के पास है। तो वो स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो भी क्रिएट की गई थी। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वास्तव में म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक जानी मानी कंपनी है और थी। और देखिएगा, सबसे पुरानी कंपनी होने के साथ साथ देखिएगा इसमें से एक बैंक भी निकला था और उस बैंक का नाम था यूटीआई बैंक, जो कि आज की डेट में एक्सिस बैंक के नाम से मशहूर है। तो ये तो थी यूटीआई से संबंधित जानकारी। अब इनकी जो सबसे पॉपुलर स्कीम हुआ करती थी वो होती थी यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। जो है लाने वाले ये शायद सबसे पहले प्लेयर्स थे जो इस तरीके की स्कीम्स को जो है इन्होंने लॉन्च किया था, और काफ़ी पॉपुलर स्कीम थी यूलिप 64। और तो यूलिप के जन्मदाता भारत के अंदर जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही मानी जाएगी। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब देखिएगा, इस कंपनी के अंदर जो है सरकारें खुद जो है कंट्रोल नहीं करती, जबकि सरकारें अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इनकी एंटिटीज़ हैं, जहाँ पर कि सरकारों का कंट्रोलिंग स्टॉक है, वो कंपनियां जो हैं इस तरीके के बिजनेस को ओन करती हैं। और इंडिया के अंदर चाहे एसबीआई कार्ड्स की बात करिए या किसी भी तरीके के इंश्योरेंस बिजनेस की बात करिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करती है और उन ऑर्गेनाइजेशन से ही उनकी होल्डिंग दिलाती है। चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करिए या कुछ जो है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में भी कुछ कंपनियां थी जहाँ पे कि गवर्नमेंट कंपनीज ही स्टेक लगाती थी। तो देखिएगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बाद अब हम बात करते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो म्यूचुअल फंड कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि यूटीआई एएमसी। तो ये जो एएमसी का बिजनेस है, इसके अंदर ये क्या करते हैं, इसके अंदर ये दूसरे लोगों की असेट्स को मैनेज करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स बिजनेस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, इस तरीके की जो बिजनेसेस हैं ये असेट्स मैनेजमेंट कंपनियां करती हैं। अभी लिस्टेड स्पेस के अंदर दो कंपनियां वर्तमान के अंदर हमारे पास हैं, जिसमें से एक है निपॉन लाइफ असेट्स मैनेजमेंट कंपनी और दूसरी है एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड। तो ये दो कंपनियां अभी भी हमारे पास लिस्टेड स्पेस में है। आइएगा आप बात करते हैं इसकी आगे। तो देखिएगा, इस कंपनी का जो आईपीओ है उसमें बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, वो आप देखेंगे कि बहुत पॉपुलर नेम है। चाहे कोटक की बात करिए, एक्सिस कैपिटल सिटी, और या बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की बात करिए। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स में आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, जेएम फाइनेंशियल्स, एसबीआई कैपिटल मार्केट, और जो है रजिस्ट्रार टू दी ऑफर जो है वो कार्वी है, यानी कि कार्वी ने अपना नाम बदल लिया है के फिनटेक। तो क्योंकि कुछ इरेगुलरिटीज़ कार्वी के बिजनेस में आई थी, ब्रोकिंग बिजनेस में, उसकी वजह से जो है इन्होंने अपने जो है नाम के फिनटेक कर लिया, जिनसे कि इनका जो पुरानी जो बुराइयां हैं उनके साथ ना रहे। तो क्योंकि के फिनटेक जो है वो मैनेज करेगी यहाँ पे। तो देखिएगा, ये जो एएमसी है वो इंडिया के अंदर 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है, पुरानी सबसे ज़्यादा है, लेकिन देखिएगा इसने अपना मार्केट शेयर खो दिया। इसके पास जो फीस आती है वो मैनेजमेंट फीस आती है। तो जो ये मैनेज करते हैं फंड्स को, उसमें 72.7% जो है इनके पास फीस बेस्ड इनकम है, बाकी जो है इंटरेस्ट की या मिसलेनियस इनकम से कमाते हैं। 178 जो है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ये चलाते हैं। अब देखिएगा, इसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो कौन है, इसके मालिक कौन है। देखिएगा, इसके जो मालिक हैं एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 हैं। इससे पहले जो है इन्हीं लोगों ने जो है एक यूएस के फर्म्स जो है टीए रोब प्राइस इंटरनेशनल को अपना स्टेक बेचा था 26%। तो यहाँ पर देखिएगा, जो 26% का जो स्टेक है वो इन्हीं एंटिटी से जो है लिया गया है। तो ये जो 26% है अब ये यूएस फर्म के पास है। तो ये 5 लोग जो है मिलकर जो है इसको सेल कर रहे हैं। देखिएगा, इससे संबंधित अगर आप कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने करीबन 7-8 महीने पहले एक वीडियो और शेयर की थी, जहाँ पर मैंने यूटीआई के आईपीओ से संबंधित बहुत सारी बेसिक जानकारी जो है ड्राफ्ट पेपर्स के हिसाब से दी थी। तो वो वीडियो भी जो है आप देख सकते हैं मेरे चैनल्स के ऊपर। आप यूटीआई के नाम से अगर सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगी। तो देखिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू एक बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे जो भी शेयर्स जो दिए जा रहे हैं वो इन्वेस्टर्स दे रहा है, कंपनी कोई शेयर इशू नहीं कर रही, यानी कि इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर की ट्रांजेक्शन्स है। एक इन्वेस्टर शेयर्स बेचेगा, आईपीओ में हम लोग शेयर्स को लेंगे और कंपनी के पास एक चवन्नी भी नहीं आनी, सीधी सी बात ये है। तो कंपनी के पास कुछ नहीं आना है।
तो हालांकि लिस्टिंग के फ़ायदे कंपनी को हो जाएंगे, क्योंकि जो लिस्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले फंड्स रेजिंग के लिए, तो इस तरीके के जो बाकी बेनिफिट्स हैं और रोज एक्सचेंजेस में नाम आने की वजह से जो पॉपुलरिटी बढ़ती है वो सब बेनिफिट्स इनको जो है मिलते हुए नजर आएंगे। आईपीओ की डेट क्या है? सितंबर 29, अक्टूबर 1 तक खुला रहेगा। तो 29, 30 और 1 यानी कि 3 दिन के लिए खुला होगा। बुक बिल्डिंग प्रोसेस से होगा और जो शेयर्स होंगे वो 3,89,87,081 इक्विटी शेयर्स होंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। शेयर्स का जो आईपीओ का प्राइस है 552 से 554 पर इक्विटी शेयर्स। और आपको एक खुशी की बात बताया तो कि ये प्राइस जो है 600 रुपये से ऊपर होने वाला था। अगर ये पिछले 7-8 दिन में जो मार्केट में करेक्शन आई है उसकी वजह से आपको ये अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। तो आपको करीबन 50-60 रुपये का जो ये गेन है ये तो वैसे ही मिल गया। अगर जिस तरीके से आईपीओ मार्केट चल रही थी और जिस तरीके से जो आईपीओ के अंदर जो है कैश इनफ्लोज आ रहे थे उसको देखते हुए 600 रुपये से ऊपर के प्राइजेस होते अगर ये मार्केट में करेक्शन नहीं होती तो। 27 शेयर्स का मार्केट लॉट है। आप जो बिड है जो है वो 29 को ओपन होगी, 1 तारीख आप लगा सकते हो, 7 तारीख को फाइनलाइजेशन होगी, 8 तारीख को आपका रिफंड कर दिया जाएगा। शेयर्स डीमैट में आपके 9 तारीख को डाल दिए जाएंगे और आईपीओ जो है 12 तारीख को लिस्ट करा दिया जाएगा। क्यूआईबी को 50% पोर्शन मिलेगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 15% और हम रिटेल लोगों को मिलेगा 35%, जिसके अंदर आपको 1,36,45,480 शेयर्स जो है आपको मिल सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है यहाँ पर है। अब देखिएगा कौन आज की डेट में इसका मालिक है। मालिक है SBI, LIC, BOB, PNB, सब 18.24% के जो है मालिक हैं। और जो टीयर ओवर होल्डिंग्स हैं तो टीयर ओवर प्राइस जो होल्डिंग है वो जो है ओन करती है 26%। उसके बाद देखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सबसे खास बात क्या है कि शेयर कैपिटल नहीं बदली। अब देखिएगा मैं आपके साथ जो है कुछ बातें आपके साथ करना चाहूँगा जो आपको ध्यान से देखनी भी चाहिए। ध्यान से इसलिए देखनी चाहिए कि देखिएगा इस कंपनी की EPS आती थी 2018 के अंदर 28 रुपये 73 जो 19 के अंदर 27 हो गए और जो 20 के अंदर 21 हो गए। ये बता रही है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट घटते जा रहे हैं, मार्जिन्स घटते जा रहे हैं। और यही नहीं, अगर रेवेन्यूज़ की भी बात करेंगे तो रेवेन्यूज़ भी घटते जा रहे हैं। तो रेवेन्यूज़ के अंदर भी डी ग्रोथ है, और प्रॉफिट के अंदर भी डी ग्रोथ है। और ये केवल इसके साथ नहीं, बाकी बिजनेसेस के अंदर भी है। देखिएगा म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री के अंदर अगर आप 18 की बात करें, 2018 की और 19 की, तो ये मलाई वाले पीरियड थे। यहाँ पर एक तरीके से सुनामी आ रखी थी म्यूचुअल फंड्स की और सभी लोग जो है म्यूचुअल फंड्स में SIP या डायरेक्ट रूट से बहुत सारा पैसा डाल रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जो है 2020 के अंदर या 19 के मिड से रिटर्न्स जो है शेयर होल्डर्स को अच्छी नहीं मिली और 2020 में तो जो है सत्यानाशी हो गया। तो इन इंडस्ट्री के अंदर यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जो है काम कम आ रहा है, इनके पास जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम आ रहे हैं। तो रेवेन्यूज़ भी कम आ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी कम आ रहे हैं, आपस में कंपटीशन भी है। और सेबी रेगुलेटेड बिजनेस होने की वजह से सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी जो है मैनेजमेंट फीस को धीरे धीरे करके कम करते जा रहे हैं। तो ये एक बिजनेस के अंदर जो अगर आप इस बिजनेस में आप देख रहे हैं तो एक बिजनेस के अंदर जो है थ्रेट्स जो है वो सामने नजर आ रही हैं। और वो सामने थ्रेट्स क्या हैं वो मैंने भी आपके साथ बताई कि जो सेबी रेगुलेटेड बिजनेस होने की वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, आपस में कंपटीशंस हैं। और फिर अगर स्टॉक मार्केट में जब रिटर्न्स आती हैं तो देखिएगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर इनफ्लो बढ़ जाता है। तो हो सकता है कि जब म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो बढ़े तो फिर दोबारा से इनकम बढ़ सकती हैं, मैं उस बात से इनकार नहीं करूँगा। दूसरी बात ये है कि ये जो वैल्यूशंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे तो ये वैल्यूशंस मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके रखे हैं। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पर अगर आपको डी ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ जो बिजनेस है रेवेन्यू फ्रंट पर 8.65 डी ग्रोथ हुआ 18 to 19 में। 19 to 20 के अंदर अगर हम डी ग्रोथ की बात करें तो बिजनेस 18.62% ग्रोथ हुआ, यानी कि आपके बिजनेस में जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है रेवेन्यू में। और सिमिलरली अगर प्रॉफिट के अंदर बात करें तो 3.13% जो है प्रॉफिट डी ग्रोथ हुआ था 18 से 19 में। लेकिन 19 से 20 के अंदर आते आते जो आपकी प्रॉफिट डी ग्रोथ हुई है 22% है। तो काफ़ी सब्सटेंशियल जो है प्रॉफिट डी ग्रोथ हुई है और वो आपको EPS में भी नज़र आ रही है। अब हालांकि अगर इसके शेयर्स की वैल्यूशंस की बात करें तो बुक वैल्यू 223 है और 223 के प्राइस के ऊपर अगर हम बात करें तो इसकी जो PE रेशियो निकलती है वो 25.18 है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर इस मार्केट के बाकी पीयर्स की बात करेंगे तो 40 से ऊपर की PE रेशियो एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यूएशन का बहुत ज़बरदस्त जो है कंफर्ट मिल रहा है, मैं इस बात से मना नहीं करूँगा। और इसीलिए मैं आपको जो है लास्ट में कंक्लूड करूँगा ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्या अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अप्लाई करें तो कब करें, क्या लिस्टिंग गेन के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें, दोनों बातें मैं आपके साथ करूँगा। तो देखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू में भी 2.5 है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आगे इनका जो है यूज़ करने जा रहा हूँ। बैलेंस शीट के अंदर देखिएगा शेयर कैपिटल नहीं बढ़ी, लेकिन देखिएगा बिजनेस में प्रॉफिट तो हो रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ता जा रहा है। इनकी बैलेंस शीट का साइज अगर आप देखेंगे तो 8% की रेट से जो है ग्रो कर रहा है।
इसी तरीके से देखिएगा बैलेंस शीट के अंदर भी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे करके कम हो रही हैं, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ भी अब कम करते जा रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी कंफर्ट दे रही हैं। और इसी तरीके से जो असेट्स की वैल्यू है, अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे तो फाइनेंशियल एसेट्स साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। हालांकि बढ़ जो है केवल 5% की रेट से भी नहीं है, 4% के आसपास की ग्रोथ रेट से बढ़ रही हैं। इसी तरीके से नॉन फाइनेंशियल एसेट्स भी जो है वो करीबन 4% की रेट से बढ़ रही हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो कंफर्ट काफ़ी है बैलेंस शीट में, यानी कि आपकी एसेट्स तो बिल्डअप होती रहेंगी, लेकिन जो अभी रिटर्न्स हैं वो अभी थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन वैल्यूएशंस का जो है काफ़ी कंफर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी जो शेयर्स हैं ये जो ऑफर किए जाएंगे इनके नंबर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो जो है 3,89,87,000 ये जो शेयर्स हैं जो आपने इशू करने हैं। उसके बाद देखिएगा जो होल्डिंग्स हैं तो 26% जो है टी रोव की होल्डिंग्स है, ये यूएस की प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो इंडिया के अंदर एसबीआई, एलआईसी, बीओबी और पीएनबी। हालांकि देखिएगा एसबीआई जो इस स्टेक को सेल करने से, बीओबी का स्टेक सेल होने से, पीएनबी का स्टेक सेल्स होने से, तो ये जो एक बार जो डिस्प्यूट्स के अंदर भी जो है मामला चला गया था, जो टीआरपी है ये जो है हाई कोर्ट के अंदर चला गया था और सरकार के सामने इसने केस कर दिया था कि सरकार इसका आईपीओ क्यों नहीं लेके आती। देखिएगा इससे भी रेगुलेटेड बिजनेस होने की वजह से एसबीआई, एलआईसी, बीओबी और पीएनबी 10% से ज़्यादा हिस्सा जो है नहीं रख सकते अगर वो खुद अपना म्यूचुअल फंड्स चलाएंगे तो सेबी की जो गाइडलाइंस है उसकी वजह से भी जो है इनको आईपीओ लाना जरूरी था। ये अगर आईपीओ नहीं लाते तो किसी और को भी सेल कर सकते थे, लेकिन आईपीओ की जो लिस्टिंग बेनिफिट्स कंपनी को होते हैं वो इस कंपनी को नहीं मिल पाते, इसलिए जो है कंपनी ने आईपीओ लाने का फैसला किया। तो देखिएगा अगर हम इसकी पी रेशो की बात करें, अगर जो है इंडस्ट्री की अगर पी रेशो की बात करें तो इंडस्ट्री जो है 40 की हाईएस्ट पी रेशो एंजॉय कर चुकी है, लोएस्ट 36 और एवरेज जो है 38.4। तो यह ध्यान रखिएगा। तो ये जो पी रेशोज़ है तो हमारी जो पी रेशो है वो कम है इंडस्ट्री के मुकाबले में। अगर मैं आपको यहाँ पे भी शेयर्स की भी बात करूँ तो देखिएगा एचडीएफसी के जो शेयर्स की बुक वैल्यू है वो 189 रुपीज़ और करीबन 2200 रुपये के आसपास चल रहा है। उस मुकाबले से यूटीआई एएमसी का शेयर बहुत ही सस्ता है बुक वैल्यू के फ्रंट पे। दूसरा, क्योंकि यूटीआई के असेट्स की वैल्यू है 217 रुपये, तो एचडीएफसी के मुकाबले में सस्ता है। दूसरी बात, निपॉन लाइफ की जो बुक वैल्यू 42.36 है और वो भी जो शेयर्स है नॉर्मली 300 रुपये से ऊपर ट्रेड करता है, तो वहाँ पर भी आप देखिएगा तो कंफर्ट जो है वैल्यूशंस वाइज यहाँ पर है। अगर हम इनकी पी रेशियोज़ की भी बात करेंगे तो ये दोनों कंपनीज हैं, एचडीएफसी एएमसी जो है 36 की पी पर चल रही, 36 की पी पर, और निपॉन लाइफ 40 की पी पर चल रही। तो अगर दोनों की पी रेशियोज़ भी देखेंगे तो ये जो पी रेशियोज़ हैं ये भी आपको यहाँ पे कंफर्ट दे रही हैं, कहाँ पर, यूटीआई के अंदर। अब देखिएगा यहाँ पे मार्केट शेयर, देखिएगा एसबीआई 2014 में मार्केट शेयर था 7.2% और एसबीआई की म्यूचुअल फंड्स का अब मार्केट शेयर है 14.8। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने पूरी मार्केट के अंदर सबसे जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस दी है। और यही नहीं, एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पे भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छी रही है। मेरे पास भी कुछ एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स हैं। उसको देखिएगा एचडीएफसी एएमसी का 12.5% शेयर था 14 में और जून 20 के अंदर देखिएगा 14.5%, तो इसने भी ग्रोथ किया 2%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो हिस्सा था 11.8 से बढ़कर 13.2 हो गया इसी पीरियड के दौरान। निपॉन का 11.4 से घट के 7.3 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है मार्केट शेयर जो है इन्होंने लूज किया है। कोटक महिंद्रा देखिएगा 3.7 से 6.8 पे चला गया। एक्सिस की भी जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, 1.8 से 5.5, और इनके कुछ फंड्स मैनेजर बहुत ही बेहतरीन है एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के, और इनका जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स है वो काफ़ी पॉपुलर फंड्स है, और भी फंड्स इनके बड़े पॉपुलर है, लेकिन एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड काफ़ी लंबे समय से जो है आउट परफॉर्म करता है मार्केट को। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसकी वजह से एक्सिस म्यूचुअल फंड्स को भी मार्केट में शेयर मिला है। वहीं देखिएगा यूटीआई म्यूचुअल फंड्स जो है 8.2% जो मार्केट शेयर था वो घटकर कहाँ चला गया 5.4। तो अल्टीमेटली क्या है कि यूटीआई के हाथ से जो है मार्केट शेयर खिसकता जा रहा है, जबकि बाकी जो कंपनियां हैं वो अपना सभी मार्केट शेयर बढ़ाती जा रही हैं। तो ये मार्केट शेयर शिफ्ट किसका हो रहा है, ये मार्केट शेयर शिफ्ट किसका हो रहा है, ये जो बाकी जो कंपनी बच गई हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर उनका मार्केट शेयर जा रहा है। तो स्पेशली आप देखिएगा यूटीआई का मार्केट शेयर जो है काफ़ी इन्होंने जो है शिफ्ट हुआ है, जो बाकी प्लेयर्स हैं जो जनरली बैंक्स के माध्यम से काम करते हैं। इसी तरीके से फ्रैंकलिन टेम्पटन का भी जो मार्केट शेयर है 5% से घट के 3.2 हो गया। तो ये जो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर घट रहा है। तो यहाँ पे एक कंसर्न्स हैं कि अपना जो मार्केट शेयर है वो लूज़ करते जा रहे हैं। जो शेयर्स इशू होंगे वो मैं आपके साथ नंबर्स शेयर कर चुका हूँ। और देखिएगा टीएरओ ने जो है ये होल्डिंग कितने मिली थी, 650 करोड़ रुपए मिली थी। तो वहाँ से जो कंपनी अभी करीबन 3.5 से 4 गुना के प्राइस पर जो है लिस्ट होगी। तो 26% हिस्सा इन्होंने 650 करोड़ में लिया था, और ये बात है 2010 की। तो 2010 के अंदर टीएरओ ने जो है यूटीआई एएमसी के अंदर जो है 650 करोड़ रुपये का जो है बिजनेस टेक ओवर किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर मैं आपके साथ केवल ये बताने जा रहा था कि अब ये जो होल्डिंग्स हैं ये शिफ्ट होंगी और एक पब्लिक
जो है होल्डिंग्स इन कंपनी के अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बात आती है कि क्या इस शेयर्स में अप्लाई करना चाहिए। देखिएगा, अगर वैल्यूशंस के फ्रंट पे देखें, बुक वैल्यू के फ्रंट पे देखें और पी रेशियो के फ्रंट पे देखेंगे तो इस शेयर्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको एक वैल्यूशंस बेनिफिट मिलेगा, एक आपको कंसिस्टेंट अर्निंग्स मिलती रहेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि कंपनी के साथ ग्रोथ नहीं है और बिजनेस डी ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर उन पैरामीटर्स के साथ देखें तो जो है इस शेयर्स को आप अप्लाई करने का नहीं प्लान करेंगे अगर आप बहुत ही लंबे समय के इन्वेस्टर्स हैं तो। लेकिन क्योंकि जिस तरीके की वैल्यूशंस है तो हमें ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक लिस्टिंग गेन जो है वो जरूर से जरूर जो है शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो एक लिस्टिंग गेन के लिए जो है कम से कम जो है शेयर होल्डर्स को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा भी मैं आपको कहूँगा कि 2 दिन जो है लिस्टिंग के देख लीजिएगा, उसके बाद अगर बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शंस आती हैं, मार्केट की दशाएं अच्छी होती हैं तो ये शेयर्स लिस्टिंग पे अच्छे गेन भी आपको दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात दूसरी भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इसमें लिस्टिंग गेन भी नहीं होते हैं किसी कारणवश तो भी ये जो शेयर्स है ये बाद में आपको निराश नहीं करेगा जब मार्केट की परिस्थितियाँ ठीक होंगी। तो क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत कंफर्ट है, यानी कि जो आईपीओ का प्राइस है वहाँ पर जो है टेबल पर बहुत कुछ जो है शेयर के अंदर जो है इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ा गया है, तो जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि एक अच्छा जो है रिटर्न्स जो है लिस्टिंग पे आ सकते हैं, बट सब्जेक्टेड टू मार्केट कंडीशंस। और अगर ये शेयर्स आपके पास आ गया और उसके बाद मार्केट की कंडीशंस खराब भी थी तो आप इसमें फंसने वाले नहीं है। देखिएगा जैसे एसबीआई कार्ड था, जब मार्केट में वो एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया उसके बाद मार्केट में एकदम जो है सुनामी आ गई और मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई। लेकिन देखिएगा जब मार्केट सुधरी तो उसने अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर भी जो है पूरे साल भर की जो है रिटर्न्स आप उम्मीद करते जो स्टॉक मार्केट से वो एसबीआई कार्ड ने भी दे दी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर भी अगर ऐसा होता है तो भी जो है ये बाद में आपको जो है आपके आईपीओ प्राइस से जो है नीचे शायद ना रहे ज़्यादा समय, अगर मार्केट में दशाएं खराब भी होती हैं तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो है लिस्टिंग गेन जो है बनना चाहिए और एक 20 से 30% का लिस्टिंग गेन जो है हमें नज़र आता है, क्योंकि वैल्यूशंस के कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है लेकिन ग्रोथ नहीं है। बस वहीं पर मेरे कंसर्न्स है। अगर इसके अंदर बिजनेस ग्रो कर रहा होता अगर पिछले 2-3 साल से तो ये शेयर आपको कम से कम 1200 रुपये के ऊपर जो है यूटीआई जो है इसको लिस्ट करा रही होती, तो उसी की वजह से आपको ये शेयर जो है इतना सस्ता मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है अप्लाई किया जा सकता है। बाकी भी इसके बारे में जब सब्सक्रिप्शन की डेट चल रही होंगी, मैंने इसके लिए अंदर अप्लाई किया है या नहीं किया वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।